हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि जो क्लासिकल जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे पुराने एडम स्मिथ हो गया, हमारे पास जेबी से हो गया, रिकार्डो हो गया, जितने भी हमारे पास जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या विचार था, जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होता उसके ऊपर क्या विचार था, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि जो एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो मार्केट में एक नॉर्मल कंडीशन है। हमेशा ही क्या होता है, मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ये चीज़ वो मानते थे। हालांकि ये चीज़ उनको मतलब ये चीज़ थोड़ा वो मतलब उन्होंने बोला था कि भाई वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एक मार्केट के अंदर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर जो वेज रेट मार्केट है उस पर काम नहीं करना चाहता। सपोज कि कोई मार्केट में वेज रेट है, मुझे उस पर काम नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि नहीं भाई वो मेरे लिए सफिशेंट नहीं है, या मेरे लिए वो मतलब कैपेबल नहीं है, मैं मतलब उससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, तो मैं उस पर काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि अपनी इच्छा से कोई बेरोजगार रहना चाहता है, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में नहीं होता है। ठीक है, मार्केट के अंदर जो वेज रेट है, ठीक है, जिस पे जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसको सभी को काम मिल जाता है। ये चीज़ हम कंक्लूजन के रूप में एक समझ रहे हैं कि भाई जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या मानते थे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो बेसिकली यही चीज़ है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट मानते थे कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो ये चीज़ वो मानते थे। अब इसको हम समझेंगे कि भाई इसके ऊपर, क्योंकि एक समझेंगे कि डायग्राम से समझेंगे कि कैसे जो है ये चीज़ होती है कि एक फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक मार्केट के अंदर नॉर्मल कंडीशन होती है। तो इसको हम एक समझेंगे। देखिए, जो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे वो तीन चीज़ों पे बिलीव करते थे। ठीक है, जो क्लासिकल हमारे इकोनॉमिक्स है वो तीन चीज़ों पे बिलीव करते थे। सबसे पहले आपका सेज लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ ऑफ मार्केट। दूसरा हमारा वेज फ्लेक्सिबिलिटी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरा हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के ऊपर वो बिलीव करते थे। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो इन तीन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे, सेज लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है, और वेज फ्लेक्सिबिलिटी और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। बेसिकली हम ऐसे ही देख लेते हैं कि भाई सेज लॉ ऑफ मार्केट जेबी से द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट में आप सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। वेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई वेज आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, ठीक है, और जितना मर्जी कम कर सकते हो, इसका मतलब है वेज फ्लेक्सिबिलिटी। फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें बेसिकली बताती है कि भाई जब मनी की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ता है। लेकिन प्राइस लेवल भी बढ़ते हैं मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या होता है, आपका प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। आप प्राइस बढ़ा दो तो आप क्वांटिटी बढ़ा दो तो प्राइस भी बढ़ेगी, क्वांटिटी कम कर दो मनी की तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे कि कैसे ये हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट में एक रोल रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेज लॉ ऑफ मार्केट की। ठीक है, जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है, ठीक है, इसने एक जो जेबी से द्वारा ये प्रपोन्ड किया गया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। आप मार्केट के अंदर जितनी भी सप्लाई कर लो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिमांड उसकी हो जाएगी, वो बिक जाएगा। यानी आप मार्केट के अंदर जितना भी मर्जी प्रोडक्शन कर लो, ठीक है, वो खुद वो बिक जाएगा। ठीक है, कभी भी ओवर प्रोडक्शन की जो क्या होगी वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ हमारे जेबी से कहते थे। तो इसको हम समझेंगे कि ऐसा होता कैसे, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता कैसा है, कैसे मतलब इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, सपोज करिए सपोज करिए कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इससे पहले थोड़ा देखिए कि किसी भी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना होता है तो हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा समझ ले, उसके बाद हम इसको देखेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ का हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो चार चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत होती है। सबसे पहले आ गया हमारे पास लैंड, ठीक है, फिर लेबर हो गया,
ठीक है, फिर कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है हमारे को, जब लैंड का प्रयोग किया जाता है उसको क्या, उसके बदले में क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाता है। लेबर को क्या दिया जाता है, हमारे वेज दी जाती है। ठीक है, वैसे ही कैपिटल को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की अगर प्रोडक्शन करनी है तो हमें ये 4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही अब हम देखिए, हम बात कर रहे हैं कि सेल्स लॉ ऑफ मार्केट जो बोलते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद पे खुद क्रिएट कर लेती है। तो ऐसा होता कैसे, इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 करोड़ का प्रोडक्शन किया, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, 100 करोड़ का प्रोडक्शन किया। देखिए जब प्रोडक्शन हो गया, जब 100 करोड़ का प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन हमें पता है कि भाई जब प्रोडक्शन होता है तो 4 चीज़ों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड तो मार्केट में 100 करोड़ की इनकम आ रही है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रहा है तो देखिए लैंड को क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, हमारे कैपिटल को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही लेबर को वेजेस मिल रही है और एंटरप्रेन्योर तो प्रॉफिट मिल रहा है। तो इन 4 चीज़ों के माध्यम से मार्केट में इनकम आ रही है। तो इनकम की कितनी आएगी, हमारे 100 करोड़ की इनकम आ रही है। ठीक है, मार्केट में कितनी आ रही है, 100 करोड़ की इनकम आ रही है। ठीक है, 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, 100 करोड़ की इनकम आई। ठीक है, जब 100 करोड़ की इनकम आई तो कंजप्शन भी कितना होगा, 100 करोड़ का होगा। ठीक है, जब कंजप्शन भी 100 करोड़ का होगा, तो जब कंजप्शन 100 करोड़, डिमांड, इट मीन्स कि डिमांड है 100 करोड़ की। ठीक है, जब कंजप्शन, तो इट मीन्स क्या है, 100 करोड़ की डिमांड है। ठीक है, अब 100 करोड़ की डिमांड है तो सप्लाई भी कितनी हो रही है हमारे पास यहाँ पे, 100 करोड़ की हो रही। इसलिए कहते हैं कि वे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। अब देखिए, अगर इसको कंक्लूजन के रूप में बोले, हम एक सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को कंक्लूजन बोले, तो वो यही मानता है कि भाई मार्केट के अंदर क्या है, एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मार्केट हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। देखिए जैसे हमारे पास ये इनकम है, ठीक है, इनकम क्या होती है हमारी, कंजप्शन प्लस सेविंग, ये हमारे पास इनकम होती है। और जो जितने भी हमारे पास जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो क्या मानते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जितनी सारी की सारी सेविंग क्या की जाती है, वो इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कौन डिटर्मिनेट करता है, वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारा सेविंग है। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा सेविंग करने लगेंगे, इसीलिए इसका जो पॉजिटिव स्लोप होगा, इसका नेगेटिव स्लोप है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, सॉरी, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और सेविंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये क्या मान लीजिए हमारा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग है, ये क्यू पॉइंट, इसको मान लीजिए ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये ई पॉइंट है, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये ऑटोमेटिकली मतलब वो बोलता है कि भाई मार्केट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। मान लीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मान लीजिए हम सेविंग, यहाँ सेविंग लेते हैं, सेविंग बढ़ रही है, पहले सेविंग यहाँ थी, सेविंग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, सेविंग बढ़ गई, इससे क्या होगा, जब सेविंग बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी क्या करेंगे, हाई सेविंग करेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट में बदलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम इसको कंक्लूजन के रूप में बोले कि सेल्स लॉ ऑफ मार्केट हमें बताता है कि मार्केट के अंदर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ऑटोमेटिकली जो मार्केट की जो फोर्सेस है, जो हमारे अंदर मार्केट की जो फोर्सेस है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या कर लेती है, इसको कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी क्या कहती है, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट कहती है। ठीक है, उसके बाद जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो किस पे बिलीव करते थे, वो करते थे वेज फ्लेक्सिबिलिटी के। ठीक है, वो मानते थे कि भाई मार्केट के अंदर वेज क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, दूसरा जो क्या करते थे वो मानते थे वेज फ्लेक्सिबिलिटी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ पे वो बिलीव करते थे। ठीक है, वेज फ्लेक्सिबिलिटी की मीन्स कि
बेस को हम जितना मर्जी बढ़ाओ जितना मर्जी घटाओ, ठीक है, बेस फ्लैक्सिबल है, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म भी केंज के द्वारा किया गया, वो हम फिर केंजन की जो अप्रोच पड़ेगी उसमें हम देखेंगे। तो वो चीज़ वो मानते थे कि भाई वेज क्या फ्लैक्सिबल है, ठीक है। तो वेज फ्लैक्स, देखिए वेज किसको मिलता है, लेबर को मिलता है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, यहाँ हम लेबर को लेते हैं, यहाँ हम क्या लेते हैं, वेज को लेते हैं। ये सप्लाई ऑफ वेज है, सप्लाई ऑफ लेबर है, सॉरी, सप्लाई ऑफ लेबर की जब वेज बढ़ता है तो क्या होती है, सप्लाई बढ़ती है, अधिक लोग क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है। लेबर क्या ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिमांड फॉर लेबर है, ठीक है। ये हमारा वेज रेट यहाँ क्या है, ये हमारा, ये मान लीजिए एन, क्योंकि हम क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट को हमेशा एन से डिनोट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये चीज़ हमारी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जब वेज रेट बढ़ती है तो क्या हो जाता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट हाई आ जाती है, ठीक है। तो जब वेज रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिक लोग, जब उसको अधिक वेज मिल रहा है तो सभी लोग क्या करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम आउटपुट के हिसाब से देखें, ठीक है, आउटपुट के हिसाब से अगर हम देखें, प्रोडक्शन एक्स, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। ये आउटपुट, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा कि जितनी क्या है लेबर काम करना चाहते हैं, ठीक है, इस वेज रेट पे उन सभी को काम मिल रहा है और वो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या, वो क्या कर रहे हैं, इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा वेज फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तीसरा जो हम इसमें देख रहे थे वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो क्लासिकल जो हमारे इकोनॉमिक्स थे वो किस पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हमें फिशर के द्वारा, जो हम इसमें फिशर की क्वेश्चन से समझेंगे। तीसरी क्या थी हमारे पास, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हमें ये बताती है कि जब मनी की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है तो प्राइस लेवल बढ़ते हैं, जब मनी की क्वांटिटी कम की जाती है तो क्या होता है, प्राइस लेवल भी घटते हैं। इसमें मतलब प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, या हम पॉजिटिव रिलेशन भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए जो फिशर ने इक्वेशन दी थी, यह है एम वी इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। देखिए एम क्या है, यहाँ पे एम क्या है हमारे पास, जो मनी सप्लाई जो है, जो क्या है मनी सप्लाई हमारे पास करंट में है, ठीक है। एम का मतलब ये है हमारे पास। वी का मतलब क्या हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मनी है, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि भाई जो मनी क्या है एक हैंड से दूसरे हैंड में कितनी गति से जा रही है, एक जो मनी है वो कितने फाइनेंस का ट्रांजैक्शन कर रही है, कितनी वो तीव्र गति से जा रही है, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ मनी। ये बेसिकली हमारे हैबिट्स पे डिपेंड करती है। और हैबिट्स क्या है, एक मतलब ये हैबिट ज़्यादा चेंज नहीं होती। हैबिट्स हमारी लॉन्ग रन में चेंज हो सकती है लेकिन शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कांस्टेंट भी इसको मानते हैं, स्टेबल मान सकते हैं। ये इतनी स्टेबल तो शॉर्ट रन में तो ऐसे भी चेंज नहीं होगी। तो वैसे ही हमारी पी का मतलब यहाँ जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है। और वैसे ही टी का मतलब क्या हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन भी हमेशा क्या होते हैं, थोड़े शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो जो हमारे पास लॉन्ग रन में ये चेंज हो सकते हैं लेकिन शॉर्ट रन में ये चेंज नहीं हो सकते। तो ये चीज़, तो इसमें क्या है हमारे पास वेलोसिटी, ये भी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। बचा क्या हमारे पास, प्राइस, और क्या बचा, मनी सप्लाई बचा। तो इसमें हमेशा क्या देखते हैं हम, प्रोपोर्शनल रिलेशन देखते हैं। तो अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे। जो हमारा बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने तीन चीज़ों को देख लिया, ठीक है। देख लिया हमने कि जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है वो तीन चीज़ों पे बिलीव करते थे। जैसे हमारे पास सेज लॉ ऑफ मार्केट हो गया, वेज फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ को हम देखेंगे अब। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लेबर ले रहे हैं, यहाँ पे हम वेज रेट ले रहे हैं, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। और ये हमारा जो मनी का है, ये हमारी क्या है, मनी सप्लाई है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। ये हमारा जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट का है, ये चीज़ हमारे पास है। ये सप्लाई ऑफ लेबर है, डिमांड फॉर लेबर है हमारे पास। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हम एन से डिनोट करेंगे। और ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है, जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। और ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास ये चारों के चारों जो हमारे पास डायग्राम है, ये क्या है, हमारे पास इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये चारों के चारों डायग्राम, ये चीज़ हमने पहले देख चुका है कि देखिए जब बेज रेट बढ़ती है तो हमारा क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, जो डिमांड फॉर लेबर है वो कम हो जाती है। जब वेज रेट बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये चीज़ हम देख रहे हैं। आउटपुट क्या डिपेंड करता है हमारे लेबर पे, ठीक है। लेबर बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, अगर लेबर कम होती है तो ऑब्वियसली आउटपुट भी कम होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं एक मनी की। देखिए जब मनी की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है, ठीक है, सॉरी, जब मनी की क्या हो जाती है, मनी की डिमांड बढ़ती है। कब बढ़ेगी, जब हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी चाहेगी, जब हमारी गवर्नमेंट चाहेगी कि लोगों के पास मनी ज़्यादा हो। तो बेसिकली देखिए जो मनी के ऊपर अगर हम इसके व्यूज़ को देखें कि क्लासिकल के भी, तो क्लासिकल क्या मानते थे, मनी को एक ट्रांजैक्शन का मीडियम मानते थे कि एक क्या है, केवल एक ट्रांजैक्शन करती है, इसका जो हमारा गुड्स मार्केट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मुद्रा को केवल हम क्या करते हैं, वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो हमारा रियल आउटपुट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारी मान लीजिए डिमांड बढ़ गई तो इससे क्या हो जाता है, हमारा वेज, केवल प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, वेज प्राइस बढ़ते हैं, बीज के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंटरलिंक्ड है, हर चीज़। जब बीज की प्राइस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा लेबर कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब ये मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बेस जब हाई हो रही है तो जो प्रोड्यूसर है वो कम लोगों को हायर करेंगे, ठीक है। तो कम लोगों को हायर करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ये आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइस को ही इम्पैक्ट करता है, इसका जो इसके साथ कोई लिंक्ड नहीं है। जो हमारा रियल जो हमारे पास जो है आउटपुट है, ठीक है, उसका इसके साथ कोई लिंक्ड नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट को ये इम्पैक्ट नहीं करते, ठीक है। वैसे ही अगर ये कम हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन चार डायग्राम ये क्या है, चारों आपस में इंटरलिंक्ड है, जो कि हमें बताते हैं कि मार्केट के अंदर, जो हमारी मार्केट के अंदर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल मीन्स की वो ऑटोमेटिकली, ये देखो यहाँ ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो रही है। अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे प्राइसेस बढ़, यहाँ पे क्या होगा, या तो फिर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, वैसे सप्लाई ऑफ लेबर नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जब हाई है तो क्या यहाँ पे मतलब जब प्राइसेस हाई हो रही वेज के तो प्रोड्यूसर कम इसको हायर कर पाएगा, या तो फिर प्राइसेस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और ये कंडीशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब हाई प्राइसेस हो गए तो प्रोड्यूसर कम इसको लेबर को हायर कर पाएगा, ठीक है। तो जब कम इसको हायर कर पाएगा तो जो चीज़ कम होती है उसकी फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि मार्केट के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।